2025 के एससीओ शिखर सम्मेलन की गूंज पूरी दुनिया में आखिर क्यों सुनाई दे रही है? क्या एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्य देशों ने पूरी दुनिया को कोई अनोखा संदेश दिया है, या फिर हर साल की तरह इस साल भी वही घिसी पिटी मुद्दे जैसे आतंकवाद का मुद्दा और हम सब मिलकर काम करने को तैयार हैं? खैर, जो भी हो, ये सारी बैठकें तो चलती रहेगी और नए नए मुद्दे आते जाते रहेंगे। एससीओ की स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी और इसके संस्थापक सदस्य चीन, रूस, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान थे। साल 2017 में भारत और पाकिस्तान भी एससीओ में शामिल हुए। उसके बाद 2023 में ईरान और बाद में 2024 में बेलारूस भी इसका सदस्य बना, जिससे अब एससीओ की कुल सदस्यों की संख्या 10 हो गई है। हाल के दिनों में इसके 2 ऑब्जर्वर देश हैं, एक अफगानिस्तान और दूसरा मंगोलिया, और 14 डायलॉग पार्टनर देश हैं, जैसे अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की, श्रीलंका, सऊदी अरबिया, मिस्र, कतर, बहरीन, मालदीव, म्यांमार, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत हैं। एससीओ के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद है, जिसकी बैठक साल में एक बार होती है। इसकी मेजबानी बारी बारी से अध्यक्षता करने वाले देश द्वारा भी की जाती है। शासन अध्यक्षों की परिषद एससीओ के भीतर एक महत्वपूर्ण बैठक का तंत्र है और इसकी बैठक हर साल एक बार होती है। एससीओ में शामिल कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे विदेश मामले, राष्ट्रीय रक्षा, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, व्यापार, संस्कृति, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, आपातकालीन रोकथाम और राहत, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृषि, न्यायपालिका, पर्यटन और राष्ट्रीय समन्वय है। एससीओ की आधिकारिक और कार्यकारी भाषा 2 हैं, एक चाइनीज और दूसरी रशियन। एससीओ की अगली अध्यक्षता किर्गिस्तान करने जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चीन के तियानजिन में आयोजित एससीओ के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद की 25वीं बैठक में भाग लिया। भारत एससीओ ढांचे के तहत सहयोग करने को मजबूत या उस पे मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसकी सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर के तहत व्यापक कार्रवाई भी चाहता है। आतंकवाद के खात्मे और कट्टरपंथी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देने की भी बात कही। भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद सदस्य देशों को मजबूत एकजुटता के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया गया है। आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर जोर दिया भी गया है और समूह से उन देशों पर लगाम लगाने का आग्रह किया गया है जो सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा देते और उसका समर्थन करते। भारत ने चाबहार बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे जैसे परियोजनाओं को पुरजोर समर्थन किया है। चीन के विदेश मंत्री द्वारा यह जानकारी साझा की गई कि एससीओ के बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एससीओ डेवलपमेंट बैंक की स्थापना पर भी सहमति जाहिर की गई है। तियानजिन में हुए 25वीं एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान हाल ही में हुए घटनाक्रमों में ये बात सामने आई। अब संक्षिप्त में इस पर चर्चा कर सकते हैं कि सुरक्षा, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय विकास के संदर्भ में यह शिखर सम्मेलन लॉन्ग टर्म के रूप में कैसे देखा जाएगा और विश्व मीडिया इस शिखर सम्मेलन को अपने वैश्विक हित और प्रशासन के संदर्भ में कैसे देख रहा है। शुरू करने से पहले यूक्रेन और रूस संघर्ष पर कुछ जानकारियों पर चर्चा करते हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से बात किया है और हम राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ भारत के निरंतर संपर्क का हार्दिक स्वागत करते हैं। रूस को उसके आक्रामक युद्ध को समाप्त करने और शांति की राह बनाने की मदद करने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को सराहना करते हैं। इस युद्ध के वैश्विक सुरक्षा परिणाम है और यह आर्थिक स्थिरता को भी कमजोर करता है, इसलिए यह पूरी दुनिया के लिए एक जोखिम भरा है और हम 2026 में
जल्द से जल्द अगले यूरोपीय संघ भारत शिखर सम्मेलन में एक संयुक्त रणनीति एजेंडे पर सहमति होने की भी योजना बना रहे हैं और वर्ष के अंत तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौते पर बातचीत करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। इस शिखर सम्मेलन को मोटे तौर पे यूरोपीय संघ और अमेरिका की साझेदारी के समक्ष में या उससे भी आगे के रूप में भी देखा जा रहा है। मेरा मानना है कि अगर हम उस मुकाम पर पहुंच गए जहां हम इस शिखर सम्मेलन को एक न्याय संगत समक्ष के रूप में समाप्त कर सके, तो यह एससीओ के उद्देश्य और लॉन्ग टर्म लक्ष्यों को पहचानने में भी और तेजी ला सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि विश्व मीडिया ने इस शिखर सम्मेलन को अपने अपने तौर तरीकों और रुचियों के साथ प्रचारित किया, लेकिन मेरा मानना है कि एससीओ का मुख्य उद्देश्य यह भी हो सकता है कि अगर कोई भी देश इन क्षेत्रों में एकता और शांति को कम करने की कोशिश करता है तो उसे कठोर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यह शिखर सम्मेलन तब और भी महत्वपूर्ण हो गया जब दुनिया रूस, चीन और भारत के बीच संबंधों पर चर्चा करने के लिए तैयार हुए। लोग यह जानने के लिए अधिक उत्सुक और उत्साहित थे कि शिखर सम्मेलन के बाद क्या परिणाम निकलने वाले हैं जब रूस, भारत और चीन एक साथ मिलेंगे। तो इस उत्सुकता को यूक्रेन और रूस के संघर्ष से भी जोड़ने का एक महत्वपूर्ण कारण भी था जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह विचार व्यक्त किया और बताया कि भारत को रूस से तेल आयात बंद कर देनी चाहिए क्योंकि उनका तेल आयात रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, जिससे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को और बढ़ावा मिल रहा है। इस आयात के कारण भारत को अमेरिका से 25% टैरिफ के अलावा 25% जुर्माना भी भुगतना पड़ा है। इस मामले में भारत ने रूस से तेल आयात जारी करने की अपनी रुचि बताई है या दिखाई है। इस संबंध में एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा करते हुए बताया कि लगता है कि हमने भारत और रूस को सबसे डीपेस्ट और डार्केस्ट चीन के हाथों खो दिया। ईश्वर करे उनका भला हो। भारत को सीमा रेखा पर चीन के साथ समस्याएं तो है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि हाल में 4 साल पहले भारतीय सैनिक और चीन सैनिकों के बीच चीन भारतीय सीमा गलवान घाटी में आक्रमण हाथापाई भी हुई थी। उसी से जुड़ी गोरखपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीडीएस जनरल ने यह भी कहा कि देश के सामने चुनौतियां एक नहीं अनेकों हैं, वे अलग अलग रूप में भी मौजूद हैं। मुझे लगता है कि चीन के साथ सीमा विवाद भारत की सबसे बड़ी चुनौती और आगे भी रहेगी। दूसरी बड़ी चुनौती भारत के खिलाफ पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर है, जिसे भारत को हजार जख्म देकर खून बहाने की रणनीति पे काम करती है। क्षेत्रीय अस्थिरता भी एक चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि भारत के लगभग सभी पड़ोसी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अशांति का सामना कर रहे हैं। एक और चुनौती यह है कि युद्ध के क्षेत्र अब पहले जैसे नहीं रहे, अब बदल चुके हैं। इसमें अब साइबर और आंतरिक भी शामिल हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के 80वें साल के पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित सैन्य परेड में सभी एससीओ सदस्य और सभी देशों के प्रमुख मौजूद थे, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री की उपस्थिति वहां नहीं देखी गई। क्या कारण हो सकते हैं, पता नहीं। एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने से पहले भारतीय प्रधानमंत्री जापान की आधिकारिक यात्रा पे भी थे। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ के बाद भारत चीन के संबंध को कैसे विकसित होते देखना चाहते हैं। अगर भारत के संभावित घरेलू क्षेत्र की पहचान कर लेती है और दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी को कम करने का कोई रास्ता खोज लिया जाता है, तो यह क्षेत्रीय विकास और सुरक्षा के मुद्दों पर मौजूदा घटनाक्रमों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। यह बात सीधी हो या ना हो, ऐतिहासिक रूप से भारत चीन का मित्र रहा है, लेकिन सीमित दायरे में। चीन भी भारत के साथ सिर्फ व्यापार और व्यवसाय में ही साझेदारी करता नजर आता है। भारत चीन द्विपक्षीय व्यापार के आंकड़े पर अगर नजर डालें तो 2024 और 2025 में चीन भारत को निर्यात करता है 14.25 अमेरिकी डॉलर। वहीं चीन से भारत का आयात 113.46 है।
इसका मतलब यह है कि भारत का व्यापार घाटा 99.2 है एक है। यह जानकारी कॉमर्स डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से ली गई है। यह आंकड़ा स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत चीन को बहुत कम निर्यात करता है, लेकिन चीन से होने वाले आयात का भारतीय बाजार पर बहुत अधिक दबाव है, यह कहें कि प्रभाव है, जिसके कारण भारत को कई क्षेत्रों में आज भी चीन पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में भारत को रिसर्च ड्राइवन एरिया और प्रोजेक्ट, मजबूत बुनियादी ढांचे, डिजिटल क्षेत्र, इंपॉर्टेंस ऑफ एआई टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी टू हायर लेवल, ट्रेनिंग ऑफ प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर ऑन द लेटेस्ट अपडेट ऑन एआई, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवा और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में और अधिक निवेश करने की जरूरत है। उससे जुड़े जमीनी स्तर पर किस गुणवत्ता का काम हो रहा है, उसकी निगरानी में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर भारत के लोग आने वाले 10 से 15 वर्षों में अपनी प्रतिबद्धता को लेकर सतर्कता नहीं बरते, तो उसके बाद आने वाले दिनों में भारत के लोगों को दूसरे देशों के निर्यात पर अपनी उम्मीदों को जिंदा रखनी पड़ेगी, जिसे भी किसी तरह से स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। पिछड़े वर्ग के लोगों की भागीदारी, आर्थिक विकास में हिस्सेदारी और हर व्यक्ति को न्याय हर कीमत पर सुनिश्चित किया जाए। सरकारी क्षेत्रों में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी को लेकर लोगों में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। जो सही नहीं, उसे सुधार किया जाना चाहिए और उनकी चिंताओं का भी समाधान किया जाए। जो बेहद जरूरी है, निजी कंपनियों को अपने बलबूते फलने फूलने दें और उसे वैश्विक प्रणालियों के साथ बेहतर प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी जाए। आवश्यक पड़े तो सभी स्तरों का समर्थन दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी भी राष्ट्रीय हित की कीमत पर नहीं। भारतीय समाज में आर्थिक और राजनीतिक उत्थान का संदेश बिना किसी भेदभाव के सभी सामाजिक समूहों तक स्पष्ट रूप से पहुंचनी चाहिए, ताकि आज लोगों के मन में सरकार और उसकी व्यवस्थाओं से के बारे में जो प्रश्न या अविश्वास उठे हैं, उनका समाधान भी किया जाना चाहिए, जो कि इस डिजिटल दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है।